बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज हम जो है पास पेपर 2020 पेपर 1 और उसको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखेंगे। वो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का 1890। ठीक है। अच्छा, हम जरा चलते हैं प्रोपोजिशन के तरफ। अच्छा, चॉइस है, दोनों में से एक करना है। तो चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ गार्डियन एंड द सेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ गार्डियन। ये वो सेक्शन 39 और सेक्शन 41 है। तो अल्लाह करम करेगा, चॉइस है। अगर एक क्वेश्चन मुश्किल है तो दूसरा आसान है, हो जाएगा। मैं जो आज आपको करवाऊंगा उसकी वजह से आपने डिसहार्ड नहीं होना, ठीक है। लेकिन चॉइस भी होगी इंशाल्लाह। सीधा क्वेश्चन भी होगा अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, अब मैं वो क्वेश्चन जो है उसको मैं पढ़ने लगा हूँ। वो कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम जूरिप्रूडेंस एंड रेलिवेंट लॉ ऑफ द लैंड, फादर इज द नेचुरल गार्डियन वली ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर चाइल्ड, वेयर एज कस्टडी हिजानत इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट फॉर पेरेंट or any other person claiming for them. The basic consideration is the welfare of the child is the matter of custody to provide the child most natural, most considerable and most compassionate atmosphere to grow up as a better member of the society. Discuss the concept of appointment of guardian, highlight the difference between the notion of the guardian and custody in the light of relevant provision of law. अच्छा, आई मस्ट बी ऑनेस्ट विद यू पीपल, मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे कोई इसकी समझ नहीं आई ना। क्योंकि मेरा एक एम है कि मैं आपको आपके पाँव पे खड़ा करूं, आपको ये बताऊं कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कमेंट्री वाली बुक देखी। अगर वो मिल जाती तो मेरा मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे पास कमेंट्री वाली बुक नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने ना लॉ साइट खोली। मेरे पास लॉ साइट है, ठीक है। मैंने लॉ साइट खोली और वहां पे मैंने क्या किया कि मैंने वहां पे सर्च किया गार्डियनशिप एंड कस्टडी के ऊपर, और जो पहली दो जजमेंट थी ना, उसी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। उसी को उसको मैंने एक जगह पे जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया उसको। ये मैंने उसको उन जजमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर लिया और मैंने उनको पढ़ा, और उसके बाद 2 मिनट में मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के ऊपर वो मैंने वो क्लियर कर लिया। बच्चों, मैं 2 मिनट में आपको एक बात समझाता हूँ। उसके बाद ये जब पढ़ूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जो खुलासा बताना है ना, वो अभी बता रहा हूँ। जो खुलासा बताना है क्वेश्चन के एंड पे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो ये है बच्चों, गार्डियनशिप ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी ये एक चीज है और कस्टडी एक और चीज है। कस्टडी का मतलब है फिजिकल कस्टडी, और गार्डियनशिप ऑफ केयर ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी का मतलब है कंस्ट्रक्टिव कस्टडी। अब ये एक अलहदा बात है कि एक ही वक्त में एक बंदा जो है वो गार्डियन भी हो सकता है और कस्टोडियन भी हो सकता है। ये अलहदा बात है कि जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर गार्डियन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 4(2) के अंदर, वो उसमें इम्प्लाइडली कस्टडी भी शामिल है। यानी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर कस्टडी को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन वहां से सुपीरियर कोर्ट ने, या जो जजमेंट मैंने पढ़ी वहां से उसकी जो इंटरप्रिटेशन निकली वो ये निकली कि कस्टडी भी उस डेफिनेशन के अंदर शामिल है। लेकिन जब जब कस्टोडियन अलहदा होगा और गार्डियन अलहदा होगा तो फिर दोनों में से जो राइट्स एंड ओब्लिगेशन ड्राइव होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। कैसे? देखिए, अगर अगर हम बात करें किसकी, गार्डियन की, तो गार्डियन अपॉइंट होगा अंडर सेक्शन 7, ठीक है। रेड विद सेक्शन वो जो है 17, उसके तहत गार्डियन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी अपॉइंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कस्टडी, तो फिर डील करेगा सेक्शन 12, और फिर उसके साथ डील करेगा वो शायद सेक्शन 9 भी है, और डील करेगा सेक्शन 25। तो वहां पे प्रोविजंस क्या हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी। आगे फिर उनसे जो उनके यानी गार्डियन को डिसाइड करने
के लिए पैरामीटर जो सेक्शन 17 है उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी। जारी बात है, अब कंस्ट्रक्टिव अब ये देखना है कि उस वो प्रॉपर्टी तो नहीं उसकी जाया कर देगा, क्योंकि कस्टडी तो नहीं डिसाइड हो रही ना, ठीक है। लेकिन जब कस्टडी है तो फिर सेक्शन 17 की इंटरप्रिटेशन हम किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि अब फिजिकल कस्टडी जो है वो जारी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 17 को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करना है। फिर एक और डिफरेंस आ गया कि अगर सेक्शन 17 के ऊपर दोनों लोग पूरा उतरते हैं, यानी किसी का भी माइनर के वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं है, दोनों ही मदर भी और फादर भी, फर्ज कर लें, फिर सेक्शन 19 कहता है कि फादर का राइट बन जाएगा क्या, गार्डियन अपॉइंट होना, गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी समथिंग डिफरेंट, और कस्टोडियन होना डिफरेंट। तो सेक्शन 19 कहता है फिर फादर जो है वो क्या बन जाएगा, वो गार्डियन बन जाएगा। अच्छा बच्चों, इससे जो लायबिलिटीज ड्राइव होंगी किससे, गार्डियनशिप से और किससे, कस्टडी से, वो भी डिफरेंट है। मसलन कस्टोडियन चाहे वो कोई भी हो, कस्टोडियन की लायबिलिटी हो जाएगी उसकी अपब्रिंगिंग एंड नर्चिंग दी माइनर, कि उसको उसका खाना पीना, उसको अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये सारा किसका काम हो जाएगा, कस्टोडियन का। और गार्डियन का क्या काम हो जाएगा कि एक तो उसका ये हो जाएगा कि उसकी केयर करे, केयर ऑफ पर्सन से क्या मुराद है, उसको मेंटेनेंस दे, ठीक है। और दूसरा क्या करे, अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी की केयर करे, उसकी देखभाल करे, सब कुछ करे। तो बच्चों बोलो, आपको मेरी बात की समझ आ गई? यही ये प्रोपोजिशन थी। अब मैं इसको पढ़ता हूं तो आप अब खुद ही इसको लिख भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इवन कोई बुक भी ना देखो, यही मेरी वर्डिंग सुन के आप इसको इतना लंबा कर सकते हो। एनी हाउ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता, according to the principle of established Muslim jurisprudence and relevant law of the land, father is the natural guardian of the person, yes, and property of the person and property of the minor child, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, फादर की। Whereas custody as is not a matter of right, is not a matter of right for parents or any other person claiming for them। वो फादर का राइट कैसे बनता है, सेक्शन 19 के तहत ना, कि अगर वो के मसलन वेलफेयर भी है उसकी, ठीक है, तो फिर कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रह जाएगी सेक्शन 19 के तहत, वो फिर फादर को ही गार्डियन अपॉइंट करेगा, अनलेस के वो अनफिट टू बी अ गार्डियन हो, ठीक है। लेकिन जहां पे हजानत की बात होगी, वहां पे वो बेशक फादर जो है वो बेशक नेचुरल गार्डियन है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो है वो कस्टडी जो है वो उसका राइट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, उस सूरत में वो कोर्ट डिसाइड करेगी मैटर को, कि वेलफेयर ऑफ द माइनर की बुनियाद पे उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। इज नॉट ए मैटर ऑफ आवर पेरेंट्स ऑफ एनी अदर पर्सन क्लेम फॉर देम, द बेसिक कंसिडरेशन इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इन मैटर ऑफ कस्टडी, टू प्रोवाइड टू द चाइल्ड मोस्ट नेचुरल, मोस्ट कंसिडरेबल, मोस्ट कंपैशनेट एटमॉस्फेयर टू ग्रो अप एज ए बेटर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये तो उसने आपको हिंट दिया था ना। अब नीचे आगे क्या, आगे सवाल पूछता है, कहता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन and highlight the difference between the notion of guardianship and custody in the light of the relevant provision of the law। लो बच्चों, ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब मैंने जो मसलन वो आपके लिए वो जो दो जजमेंट्स थी मैंने आपके लिए निकाली, ठीक है, वो आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएंगी। वो आपके साथ जो है मैं लिंक की सूरत में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो रख दूंगा, वो आप देखिएगा। अब मैंने आपके लिए जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया। अच्छा बच्चों, मैं इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, ठीक है, थोड़ी सी माजरत, क्योंकि जल्दी में अटेम्प्ट किया है, थोड़ी सी हेडिंग्स आगे पीछे हो गई हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। मटेरियल भी आपको दे दिया है, बस आप सुनते जाइएगा और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ गार्डियनशिप अंडर मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस, देखिए ना, उसके क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। उसने एक वर्ड लिखा था, किसका, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का, तो मैंने भी वो वर्ड डाल दिया। फिर उसने एक वर्ड उसने पहला क्वेश्चन ये किया था गार्डियनशिप का कंसेप्ट बताएं, तो मैंने वो वर्ड भी डाल दिया, मैंने हेडिंग ही वहां से शुरू की।
अब मैं क्या लिख रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। एज पर इस्लामिक जूरिस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप। इन द फर्स्ट वन, father prevails over the mother and there is a matter of money, and that is the matter of money, a marriage and property। ये वो पहला है, ठीक है। इन अदर द मदर प्रिवेल्स ओवर फादर एंड दैट इज द मैटर ऑफ नरिशिंग एंड अपब्रिंगिंग कस्टडी। देखिए मुझे पता है वेलफेयर ऑफ द माइनर की बुनियाद पर डिसाइड होता है, लेकिन ये भी उसी जजमेंट में से ही उठाया है। ये हम जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की बात नहीं कर रहे। ये तो उसने भी एक फार्मूला बताया है कि उसकी गार्डियनशिप की दो किस्में हैं। एक वो किस्म है जहाँ पे मॉनिटरी मैटर होते हैं और ये प्रवेल करती है किसकी फेवर में, फादर की फेवर में। और दूसरा कस्टडी है जिसमें जनरल रूल है कि किसकी फेवर में प्रवेल करती है, मदर की फेवर में, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो कहता है इन अदर वर्ड्स द मदर प्रिवेल्स ओवर फादर एंड दैट इज द मैटर ऑफ नर्चरिंग एंड अपब्रिंगिंग, दैट इज कस्टडी। इन अदर वर्ड्स गार्डियन ऑफ पर्सन आर प्रॉपर्टी एंड कस्टडी आर टू डिफरेंट टर्म्स एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ड्राइव्ड एज कस्टोडियन एंड गार्डियंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बता चुका हूँ आपको। अब मैं कह रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट अंडर गार्डियन एंड वार्ड के अंडर गार्डियन एंड वार्ड टर्म custody has not been separately defined. However, term guardian has been defined under section 4 subsection 2 of the said act as a person having the care of the person of a minor or his property or both. However, Superior Court has interpreted Section 4.2 in the way that it seems to include the concept of the custody, but only in the case when guardianship and custody is granted to one and the same person. Where guardianship of a person and property is granted to one person and custody is granted to the other person, custody means actual custody and not कंस्ट्रक्टिव कस्टडी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेक्शन 4.2 में गार्डियन में आप कस्टडी को शामिल करें जब एक ही बंदा गार्डियन बनने जा रहा है और एक ही बंदा कस्टोडियन बनने जा रहा है। लेकिन अगर एक मदर कस्टोडियन बन गई है और अब फादर गार्डियन बन गया तो अब सेक्शन 2 में जो कस्टडी की डेफिनेशन है वो शामिल नहीं होगी। अब गार्डियन और चीज होगी, अब दोनों के रास्ते जुदा हो गए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इंटरप्रेशन ऑफ द टर्म कस्टडी एंड गार्डियनशिप। इन अरेबिक लैंग्वेज गार्डियनशिप टर्म एज वलायत एंड कस्टडी एज हजानत। कस्टडी मीन, अब मेरा ख्याल था शायद ये मुझे पहले लिखनी चाहिए थी हेडिंग पर, हाल आप खुद ही देख लीजिएगा। Custody mean actual custody and it is referred as right to upbringing and upbringing the minor child, whereas guardianship entails the concept of taking care of the minor even in the situation when the guardian does not have domain over the corpus of the child। लो जी, उसने सारी बातें कंसेप्ट जो है क्वेश्चन का वो इसी के अंदर जो है वो क्या कर दिया, कवर कर दिया। रेलिवेंट लॉ क्या है, सेक्शन 7 अपॉइंटमेंट से डील करता है। सेक्शन 12 जो है वो ये क्वेश्चन भी आपके साथ अपलोड करके शेयर कर दूंगा। सेक्शन 12 इंटरम कस्टडी। सेक्शन 17 मैटर्स वो मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द वेलफेयर ऑफ द माइनर, उससे डील करता है। सेक्शन 19 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर्टन सिचुएशंस है जिसमें एक बंदे की मौजूदगी में दूसरा बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। मसला अगर फादर जिंदा है और वो नॉट अनफिट टू बी अ गार्डियन यानी अनसाउंड माइंड वगैरह नहीं है और वो सेक्शन 17 पर भी पूरा उतर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ गार्डियनशिप ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। कस्टडी नहीं, कस्टडी के लिए सेक्शन 17 को अब नहीं देखना, अब सिर्फ उसके लिए देखना है कि उसका प्रॉपर्टी की हद तक कोई इंटरेस्ट तो नहीं है या वो बच्चे को मेंटेनेंस दे रहा है, बस इस हद तक देखना है। अगर वो सेक्शन 17 पे पूरा उतर रहा है तो 19 के तहत उसका राइट बन जाएगा क्या, स्टडी लेना। सेक्शन 25 कस्टडी। सेक्शन 47 के तहत क्या होता है कि उसकी अथॉरिटी गार्डियन की कम टू एन एंड होती है, वो आप पढ़ लेंगे, वो बड़ा इजी है। अब पैरामाउंट कंसिडरेशन टू डिसाइड गार्डियनशिप और कस्टडी। वेदर डिस्प्यूट इज टू डिसाइड कस्टडी और टू अपॉइंट गार्डियन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, paramount consideration is the welfare of the minor, keeping in view the guidelines given under section 17 of the act. However, while deciding or appointing a guardian, section 17 must be read with section 19
combined effect of section 17 and 19 is that when father is alive and he is not unfit to be a guardian, he must be appointed as the guardian of minor whether he is in physical custody of the minor or not. ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये अब मैंने खुद लिखी है, मदर इज इन कस्टडी ऑफ द minor whereas father is fulfilling all obligation like he is maintaining the minor regularly and there is nothing adverse to welfare of the minor. Now no one can be appointed as a guardian except father. क्यों? क्योंकि वो एज ए गार्डियन अपना रोल अदा कर रहा है, माइनर की केयर कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? उसको मेंटेनेंस वगैरह दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद here are certain parameters to be considered under section 17 of the act while appointing a guardian or deciding ये वही सेक्शन 17 के वो क्या क्या चीजें कंसीडर करनी वो भी लिख दी है। आगे है रिस्पेक्टिव राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कस्टोडियन एंड गार्डियन। इट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द custodian having custody of the minor to bringing up and nourishing the child and taking care of his personal and emotional needs on daily basis. On the other hand, it will be the liability of a guardian to maintain the child and make legal transactions for welfare of the minor, उसकी प्रॉपर्टी की देव। अब आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मदर इज द कस्टोडियन बट सो पुअर टू मेंटेन द माइनर, ठीक है। अब custody cannot be changed, क्यों? And who handed over on the father on the ground of poverty because being natural guardian it was the obligation of the father to maintain the minor। देखिए ना, केयर करना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी फादर की। तो फिर अगर वालदा उसको बच्चे को मेंटेन नहीं कर पा रही तो फिर इस बुनियाद पे कस्टडी जो है वो चेंज नहीं होगी। बच्चों ये इटसेल्फ, ये इलस्ट्रेशन मैंने जानबूझ के लिखी है, इटसेल्फ आपको एक प्रोपोजिशन आ सकती है कि फादर ने इस बुनियाद पे जो है वो कस्टडी क्लेम कर ली है कि जी ये तो गरीब है, मैं इतना अमीर हूं, मैं बच्चे को बड़ा अच्छा माहौल दे सकता हूं। तो उस प्रोपोजिशन का जवाब क्या होगा? उसका प्रोपोजिशन का जवाब ये होगा कि being natural guardian it is the obligation of the father to maintain the minor। अगर माइनर के पास खाने पीने के लिए नहीं है तो बाप उसको पैसे दे, अगर वो चाहता है वो अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छे स्कूल में पढ़े तो वो उसकी फीस के हिसाब से पैसे दे, तो वो वालदा उसको उस लिहाज से क्या करेगी? मेंटेन करेगी। लेकिन पॉवर्टी इज नो ग्राउंड टू चेंज द कस्टडी। Difference between guardianship and custody. Custody mean physical custody whereas guardianship mean constructive custody. Section 7 read with section 17 and 90 deal with appointment of guardian whereas section 12-25 read with section 17 deal with custody. Custody or guardianship is to be decided keeping in view the welfare of the minor but parameter given under section are to be interpreted respectively। यानी उस एंगल से देखना है, अगर कस्टडी है तो फिर ये देखना है कि फिजिकली सेक्शन के 17 को हमने किस हिसाब से इंटरप्रेट करना है, और अगर वो मसलन प्रॉपर्टी या पर्सन कंस्ट्रक्टिव कस्टडी फादर की बात है तो उस सूरत में हमने क्या करना है? उस हिसाब से सेक्शन 17 को इंटरप्रेट करना है। ये बेशक ना लिखिएगा। लायबिलिटी derived from the custody or upbringing and nurturing the minor whereas liability derived from the guardianship is the maintenance of the minor and to look after his property। आज हमने क्या सीखा? हमने केस लॉज को पढ़ने की आदत बनाना होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और एक आपने आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन सीखा होगा आज के क्वेश्चन से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन जो है वो किस तरह का रहा, आपको समझ आई या नहीं आई वो बताइएगा। और जज़ाकल्लाह। अगर किसी को पासवर्ड चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट साइड का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।